कहानी की शुरुआत होती है न्यू ऑरेलियंस शहर की अंधेरी रात से, जहां जेनेसिस नाम का एक विशाल जहाज धीरे धीरे बंदरगाह पर आकर रुकता है और उसके अंदर मौजूद रहस्यमयी कंटेनरों को चुपचाप शहर के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाने लगता है। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उन कंटेनरों में ऐसी खतरनाक चीज छिपी हुई है जो पूरे शहर की किस्मत बदलने वाली थी। उसी समय शहर का खतरनाक गैंगस्टर बिगी कई ड्रग डीलर्स को अपने पास बुलाता है, जिनमें न्यूट नाम का आदमी भी शामिल था। फिर वो सबके सामने एक नई ड्रग निकालता है जिसका नाम था पावर। लेकिन ये कोई साधारण नशा नहीं था, क्योंकि इसे लेने के बाद इंसान को सिर्फ 5 मिनट के लिए ऐसी ताकत मिलती थी जो उसे किसी राक्षस से कम नहीं बनाती थी। कोई इंसान आग बन जाता था, कोई गोलियों से नहीं मरता था और कोई अचानक हवा में गायब हो जाता था। लेकिन इसके साथ एक डरावनी सच्चाई भी जुड़ी हुई थी, क्योंकि कई लोग इस ड्रग को लेने के बाद जिंदा फट चुके थे। फिर भी लालच इतना ज्यादा था कि कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। बिगी चालाकी से वो ड्रग सब डीलर्स को फ्री में दे देता है ताकि पूरा शहर धीरे धीरे इस जहर का आदी बन जाए। कुछ देर बाद कहानी हमें रॉबिन नाम की एक छोटी लड़की से मिलवाती है, जो चुपके से अपने घर से निकलकर सड़कों पर पावर बेचने आती है। लेकिन तभी 3 लड़कों की नजर उस पर पड़ जाती है और उन्हें लगता है कि एक अकेली लड़की को डराकर आसानी से ड्रग छीनी जा सकती है। तीनों लड़के रॉबिन को घेर लेते हैं और उससे जबरदस्ती पावर छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन रॉबिन भी डरने वालों में से नहीं थी, इसलिए वो पूरी ताकत से उनका मुकाबला करने लगती है। तभी अचानक वहां पुलिस ऑफिसर फ्रैंक पहुंच जाता है और हाथ में बंदूक देखकर सभी लड़के रुक जाते हैं। उसी पल उनमें से एक लड़का जल्दी से पावर अपने मुंह में डालने लगता है ताकि सुपर पावर हासिल करके फ्रैंक को मार सके। यह देखकर फ्रैंक उसे रोकते हुए कहता है कि यह ड्रग ताकत जरूर देती है, लेकिन कई लोगों को मौत के घाट भी उतार चुकी है। यह सुनते ही लड़का डर जाता है और फ्रैंक तुरंत उसके हाथ से पावर छीन लेता है। इसके बाद फ्रैंक दिखावे के लिए रॉबिन को गिरफ्तार कर लेता है, जबकि बाकी लड़के डर कर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों अकेले होते हैं तब पता चलता है कि फ्रैंक असल में रॉबिन का दोस्त है। फ्रैंक उसे छोड़ देता है, उससे पावर खरीदता है और फिर उसके जन्मदिन पर उसे एक पुरानी मोटर बाइक गिफ्ट करता है। बाइक देखकर पहली बार रॉबिन के चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई देती है, क्योंकि उसकी जिंदगी में खुशियां बहुत कम थीं। अगले दिन कहानी में एंट्री होती है एक रहस्यमयी आदमी आर्ट की, जो सीधे शहर की झुग्गियों में बने एक टूटे फूटे अपार्टमेंट में पहुंचता है जहां न्यूट छिपा हुआ था। जैसे ही आर्ट दरवाजा खटखटाता है, न्यूट अंदर से उस पर बंदूक तान देता है और दरवाजा खोलने से साफ मना कर देता है। लेकिन आर्ट भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था, इसलिए वो चालाकी से लॉक खोलकर अंदर घुस जाता है। अंदर का नजारा इतना भयानक था कि किसी का भी दिल कांप जाए। ड्रग की लत ने न्यूट के शरीर को पूरी तरह बिगाड़ दिया था और उसका चेहरा किसी इंसान से ज्यादा राक्षस जैसा लग रहा था। कमरे में हर तरफ पावर के पैकेट पड़े हुए थे और सबसे डरावनी बात यह थी कि उनकी रखवाली एक जिंदा मगरमच्छ कर रहा था। आर्ट तुरंत न्यूट को धमकाने लगता है। जैसे ही न्यूट अपनी बंदूक उठाने की कोशिश करता है, आर्ट गोली मारकर उसकी बंदूक दूर फेंक देता है और उसका फोन छीन लेता है। डरकर न्यूट दूसरे कमरे में भागता है और तुरंत पावर निगल लेता है। अगले ही पल उसका पूरा शरीर आग में बदल जाता है और वो चलता फिरता आग का दानव बन जाता है। वो गुस्से में पागलों की तरह आर्ट पर हमला कर देता है और पूरे कमरे में आग लग जाती है। दोनों के बीच जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है। भागते भागते आर्ट बिल्डिंग से नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन आखिरी सेकंड पर खुद को बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ न्यूट की ताकत कमजोर पड़ने लगती है, इसलिए वो लगातार 3 और डोज ले लेता है। अब उसका शरीर और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था और वो आग की तरह आर्ट के पीछे दौड़ने लगता है। लेकिन तभी एक पड़ोसी अचानक उसके ऊपर पानी फेंक देता है, जिससे उसकी ताकत थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। बस यही मौका देखकर आर्ट तुरंत बाथरूम में भागता है और अपनी जैकेट को पानी में भिगो लेता है। जैसे ही न्यूट उसके पास पहुंचता है, आर्ट वो भीगी हुई जैकेट उसके ऊपर डाल देता है और उसे पानी से भरे टब में धक्का दे देता है। अब न्यूट पूरी तरह कमजोर पड़ चुका था, लेकिन फिर भी वो कुछ बताने को तैयार नहीं होता, इसलिए आर्ट गुस्से में उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। आखिरकार दर्द से टूटकर न्यूट सच उगल देता है और बता देता है कि पावर का असली सप्लायर बिगी है। लेकिन तभी अचानक न्यूट का पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगता है और आर्ट तुरंत समझ जाता है कि अब कुछ भयानक होने वाला है, इसलिए वो तेजी से वहां से भाग जाता है। अगले ही सेकंड इतना भयानक धमाका होता है कि पूरा कमरा हिल जाता है, क्योंकि न्यूट का शरीर अंदर से फटकर विस्फोट बन चुका था। उस धमाके को देखकर आर्ट की
आंखों के सामने अचानक पुराने हादसे की यादें घूमने लगती है, जहां एक कार एक्सीडेंट में उसकी छोटी बेटी उससे दूर हो गई थी। उधर दूसरी तरफ रॉबिन अपनी बीमार मां आयरीन का ख्याल रखती है और फिर स्कूल चली जाती है, लेकिन क्लास में बैठकर भी उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता और वो न्यूट को मैसेज करके और पावर मांगती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब वो फोन न्यूट नहीं बल्कि आर्ट चला रहा है। तभी टीचर उसे फोन इस्तेमाल करते पकड़ लेती है और पूरी क्लास के सामने बेइज्जत करते हुए कहती है कि अगर उसका यही हाल रहा तो उसका कोई भविष्य नहीं बचेगा। ये सुनकर रॉबिन अंदर से टूट जाती है। तभी उसकी एक दोस्त कहती है कि वो बहुत अच्छी रैपर है और फिर डेस्क पर बीट बनाना शुरू कर देती है। डरी हुई रॉबिन धीरे धीरे रैप करना शुरू करती है और अपने शब्दों से सिस्टम, गरीबी और अपने टीचर के खिलाफ गुस्सा निकालने लगती है। पूरा क्लासरूम उसके रैप से जोश में भर जाता है। सभी बच्चे उसका वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं और जोर जोर से चीखने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक सच्चाई सामने आती है और पता चलता है कि ये सब सिर्फ रॉबिन की कल्पना थी। असलियत में वो अब भी चुपचाप अपनी सीट पर बैठी हुई थी। टीचर उससे फोन जमा करने को कहती है या फिर प्रिंसिपल ऑफिस जाने को बोलती है। बेइज्जती सहन ना कर पाने की वजह से रॉबिन क्लास छोड़कर बाहर चली जाती है। उसी समय शहर के एक बैंक को पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है, क्योंकि अंदर एक खतरनाक अपराधी कई लोगों को बंधक बनाए बैठा था और उसके पास भी पावर की रहस्यमयी ताकत मौजूद थी। उधर बैंक के बाहर पूरी पुलिस फोर्स तैनात थी, लेकिन अंदर मौजूद अपराधी कोई साधारण इंसान नहीं था। उसके पास पावर की ताकत थी और इसी वजह से कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी फ्रैंक चुपचाप अपने एक साथी पुलिस वाले की जगह ले लेता है और जैसे ही सबका ध्यान दूसरी तरफ जाता है, वो चोरी से पावर की एक डोज ले लेता है। इसके बाद वो अपनी घड़ी में 5 मिनट का टाइमर चालू करता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी ताकत बस उतनी देर तक ही रहने वाली है। फ्रैंक बैंक के पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुसता है और धीरे धीरे बंधकों तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो अपराधी उसी के आसपास घूम रहा है, क्योंकि उसकी ताकत उसे आसपास के माहौल में पूरी तरह छुपा देती थी। अचानक वो आदमी पीछे से फ्रैंक पर हमला करता है और उसे जमीन पर गिराकर पैसों से भरा बैग लेकर भाग जाता है। फ्रैंक तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ता है और बैग पर नजर रखते हुए उसका पीछा करने लगता है। भागते समय उस अपराधी का शरीर लगातार रंग बदल रहा था, जिससे वो कभी दीवार जैसा दिखता तो कभी सड़क जैसा। रास्ते में वो कई लोगों को टक्कर मारता हुआ एक साइकिल छीन लेता है और तेजी से भागने लगता है, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार कार सीधे उससे टकरा जाती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो साइकिल छोड़कर तुरंत एक ट्रैम में चढ़ जाता है। जैसे ही वो पैसों वाला बैग खोलता है, अचानक उसके अंदर रखा पाउडर बम फट जाता है और उसका पूरा शरीर सफेद पाउडर से भर जाता है। अब उसकी छुपने वाली ताकत बेकार हो चुकी थी। यही मौका देखकर फ्रैंक साइकिल उठाता है और पूरी स्पीड में उसका पीछा करने लगता है। फ्रैंक अपना पुलिस बैज दिखाकर ट्रैम रुकवाता है, लेकिन अपराधी फिर से भाग निकलता है और एक कैफे के अंदर घुसकर पीछे की गली में पहुंच जाता है। फ्रैंक भी उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन अचानक फिसलकर नीचे गिर जाता है। उसी पल अपराधी उसका फायदा उठाते हुए उसकी बंदूक छीन लेता है और सीधे फ्रैंक पर गोली चला देता है। लेकिन अगले ही सेकंड कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर वो आदमी खुद डर जाता है। गोली फ्रैंक के शरीर से टकराकर वापस उछल जाती है। असल में फ्रैंक की पावर उसे लोहे से भी ज्यादा मजबूत बना चुकी थी। फ्रैंक तुरंत उठता है और गुस्से में उस आदमी को पकड़कर इतनी जोरदार पिटाई करता है कि वो चीखने लगता है। उसकी ताकत अब इंसानों जैसी नहीं रह गई थी। तभी फ्रैंक का कप्तान वहां पहुंच जाता है और उसे रोक देता है। सब कुछ खत्म होने के बाद कप्तान गुस्से में फ्रैंक को डांटता है और उससे उसका बैज और बंदूक मांग लेता है, क्योंकि उसने कानून तोड़कर पावर इस्तेमाल की थी। लेकिन फ्रैंक भी चुप नहीं रहता। वो कहता है कि जब अपराधियों के पास सुपर पावर है तो पुलिस उनके खिलाफ बिना ताकत के कैसे लड़ेगी। फ्रैंक ये भी कहता है कि ऊपर बैठे बड़े अधिकारी इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और कप्तान जरूर कुछ ऐसा जानता है जो वो छुपा रहा है। फिर फ्रैंक ऑफ रिकॉर्ड काम करने की बात कहता है। कुछ देर सोचने के बाद कप्तान उसे एक आदमी की तस्वीर देता है। वो तस्वीर थी आर्ट की। कप्तान बताता है कि उन्हें शक है कि पावर का असली स्रोत आर्ट ही है और अगर उसे पकड़ लिया जाए तो इस पूरे खेल को खत्म किया जा सकता है। शाम होते ही आर्ट उसी रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाता है जहां रॉबिन अक्सर न्यूट से मिलने आती थी। कुछ देर बाद रॉबिन वहां पहुंचती है, लेकिन न्यूट कहीं दिखाई नहीं देता। दूर बैठा आर्ट लगातार उसे देख रहा था, लेकिन वो उसके सामने नहीं आता। जब रॉबिन वापस जाने लगती है तब उसे पता
चलता है कि उसकी बाइक का टायर किसी ने काट दिया है। तभी अचानक पीछे से आर्ट आता है और रॉबिन को पकड़कर सीधे अपनी ट्रक की डिक्की में बंद कर देता है। इसके बाद वो उसे शहर से दूर एक सुनसान जगह पर ले जाता है और धमकी देता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वो उसकी मां आयरीन तक पहुंच जाएगा। डरी हुई रॉबिन आखिरकार बात करने के लिए तैयार हो जाती है और बताती है कि उसे पावर न्यूट से मिलती थी, लेकिन इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता। फिर आर्ट उसे एक महिला और एक गंजे आदमी की तस्वीर दिखाता है, लेकिन रॉबिन उन्हें पहचानने से मना कर देती है। उसी दौरान रॉबिन चोरी से फ्रैंक को मदद के लिए मैसेज भेज देती है, लेकिन आर्ट तुरंत उसका फोन छीन लेता है। इसके बाद आर्ट न्यूट के फोन में मिला एक नंबर डायल करवाता है। रॉबिन एक डीलर होने का नाटक करती है और कहती है कि वो मुसीबत में फंस गई है। फोन पर मौजूद आदमी उसे एक खास सुपरमार्केट में आने को कहता है और वहां जाकर एलिगेटर वाइन मांगने के लिए बोलता है। कुछ देर बाद आर्ट और रॉबिन उस मार्केट में पहुंच जाते हैं। रॉबिन दुकान वाले से एलिगेटर वाइन मांगती है, लेकिन तभी आर्ट का ध्यान एक ग्राहक की तरफ चला जाता है और वो कुछ सेकंड के लिए रॉबिन को नजरों से खो देता है। उसी मौके का फायदा उठाकर कुछ लोग रॉबिन को पीछे बने एक कमरे में ले जाते हैं, जहां कोएलो नाम का आदमी बैठा था। आर्ट ने रॉबिन से कहा था कि वो पावर के असली स्रोत के बारे में पूछे, लेकिन डर की वजह से रॉबिन उल्टा कोएलो को उस खतरनाक आदमी के बारे में बता देती है जो बाहर उसका इंतजार कर रहा था। ये सुनते ही कोएलो खुद पावर की डोज लेता है और आर्ट का सामना करने बाहर निकल जाता है। जैसे ही दोनों आमने सामने आते हैं, आर्ट कैची निकालकर उसे धमकाने लगता है। कोएलो के आदमी तुरंत अपने बॉस को बचाने के लिए आर्ट पर टूट पड़ते हैं, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि आर्ट कोई साधारण इंसान नहीं था। वो अकेले ही सबको हाथों से पीटना शुरू कर देता है। कोई उस पर हमला करता तो वो सेकंडों में उसे जमीन पर गिरा देता। कई लोग बंदूक निकालते हैं, लेकिन आर्ट बिना डरे उनके बीच घुस जाता है और एक एक करके सबको खत्म करने लगता है। उसी दौरान रॉबिन जिस ऑफिस में बंद थी वो अचानक हिलने लगता है। तब उसे पता चलता है कि वो कमरा असल में एक बहुत बड़े ट्रक के अंदर बना हुआ था और अब वो ट्रक वहां से निकल रहा था। रॉबिन डरकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था। उधर आर्ट लगातार दुश्मनों को गिराता जा रहा था। कई गोलियां ट्रक से टकराती हैं, इसलिए रॉबिन अंदर छिपकर अपनी जान बचाने लगती है। कुछ ही देर में आर्ट सभी गुंडों को खत्म कर देता है, लेकिन जैसे ही वो रॉबिन को देखने के लिए पलटता है, तभी कोएलो पीछे से उस पर गोली चला देता है। गोली सीधे आर्ट को लगती है, लेकिन वो फिर भी रुकता नहीं। आर्ट पलटकर तुरंत कोएलो को गोली मार देता है और उसकी वही मौत हो जाती है। इसके बाद आर्ट आखिरकार ट्रक का दरवाजा खोलकर रॉबिन को बाहर निकालता है, लेकिन गोली लगने की वजह से उसका शरीर कमजोर होने लगता है और उसकी आंखों के सामने सब धुंधला पड़ने लगता है। अचानक उसे रॉबिन अपनी खोई हुई बेटी ट्रेसी जैसी दिखाई देने लगती है। तभी रॉबिन की आवाज आर्ट को होश में ले आती है और वो समझ जाता है कि उसके सामने उसकी बेटी ट्रेसी नहीं बल्कि रॉबिन खड़ी है। उसी दौरान आर्ट की नजर कमरे के अंदर बने एक दूसरे दरवाजे पर पड़ती है। उसे शक होता है, इसलिए वो तुरंत गोली मारकर दरवाजा तोड़ देता है। दरवाजा खुलते ही दोनों के सामने एक सीक्रेट कंप्यूटर रूम आता है, जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी। उन मॉनिटर्स पर पावर इस्तेमाल करने वाले हर इंसान की जानकारी दिखाई दे रही थी। ये देखकर आर्ट समझ जाता है कि पावर को फ्री में बांटने के पीछे असली वजह क्या थी। असल में शहर के गरीब लोगों को लैब के चूहों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। जो भी पावर ले रहा था उसका पूरा डेटा रिकॉर्ड किया जा रहा था, ताकि इस ड्रग को और ज्यादा खतरनाक और परफेक्ट बनाया जा सके। उसी दौरान स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है, जिसमें 2 घंटे बाद होने वाली एक खास प्रेजेंटेशन का जिक्र था। लेकिन दूसरी तरफ कोएलो अभी भी जिंदा था। पावर का असर खत्म नहीं हुआ था, इसलिए वो धीरे धीरे अपने शरीर से गोलियां बाहर निकालने लगता है। उधर आर्ट स्क्रीन देखने में इतना खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि रॉबिन डरकर वापस मार्केट के अंदर मदद मांगने चली गई है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है, कोएलो उसे पकड़ लेता है और जोर से मारकर जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद वो चाकू निकालता है और रॉबिन को मारने ही वाला होता है कि तभी आर्ट पीछे से आकर उस पर टूट पड़ता है। आर्ट गुस्से में कोएलो को जमीन पर गिराकर बार बार चाकू मारना शुरू कर देता है। वो तब तक नहीं रुकता जब तक पावर का असर खत्म नहीं हो जाता और आखिरकार कोएलो तड़पते हुए मर जाता है। ये सब देखकर रॉबिन बुरी तरह डर जाती है। वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करती है और बाहर निकलने के लिए दरवाजे तक पहुंचती है, लेकिन सारे दरवाजे लॉक थे। मजबूर होकर वो एक ईंट उठाती है ताकि शीशा तोड़कर बाहर निकल सके, लेकिन तभी पीछे से आर्ट कमजोर आवाज में मदद मांगता है।
वो दर्द से तड़पते हुए कहता है कि वो सिर्फ अपनी बेटी को ढूंढना चाहता है। फिर वो रॉबिन को पैसों से भरा बैग देने की कोशिश करता है और अगले ही पल बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ समय बाद आर्ट की आंख खुलती है और वो खुद को एक जानवरों के डॉक्टर यानी वेटरनरी क्लिनिक में पाता है। रॉबिन उसके घाव सिल रही थी। हालांकि वो उससे डर चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने उसे मरने के लिए नहीं छोड़ा। जैसे ही आर्ट थोड़ा ठीक होता है, वो तुरंत उस खास प्रेजेंटेशन की तरफ निकलने लगता है, लेकिन रॉबिन भी उसके साथ जाने की जिद पकड़ लेती है। आर्ट उसे मना करता है, इसलिए रॉबिन उसकी कार की चाबी चुरा लेती है और मजबूरी में आर्ट को उसे साथ ले जाना पड़ता है। उधर फ्रैंक लगातार रॉबिन को लेकर परेशान था। वो सीधे उसके घर पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि कुछ पुलिस वाले उसकी मां आयरीन को परेशान कर रहे थे। फ्रैंक चुपके से खिड़की के रास्ते घर के अंदर घुसता है और कपड़े बदलकर आयरीन का प्रेमी होने का नाटक करता है। इसके बाद वो धीरे से आयरीन के कान में कहता है कि वो रॉबिन का दोस्त है। फिर वो पुलिस वालों के सामने जाकर उनसे बैज और सर्च वारंट दिखाने को कहता है। अचानक सवाल सुनकर वो पुलिस वाले घबरा जाते हैं और बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं, लेकिन फ्रैंक को उन पर शक हो जाता है, इसलिए वो चुपके से उनके वाहन पर टेप की मदद से एक फोन चिपका देता है ताकि वो बाद में उन्हें ट्रैक कर सके। उधर रास्ते में आर्ट आखिरकार अपनी सच्चाई रॉबिन को बताता है। वो कहता है कि पहले वो सेना में था और टेलियोस नाम की एक बड़ी कंपनी ने उस पर पावर के एक्सपेरिमेंट किए थे। एक दिन उसने खुद पावर ली, जिसने लगभग उसकी जान ले ली थी। उसके कई साथी सैनिक मर गए थे, लेकिन किसी तरह वो बच गया। इसके बाद आर्ट ने सेना छोड़ दी और नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की। फिर उसकी बेटी ट्रेसी पैदा हुई, लेकिन ट्रेसी कोई साधारण बच्ची नहीं थी, क्योंकि पावर का असर पहले से ही आर्ट के शरीर में मौजूद था। इसलिए वो ताकत उसकी बेटी में भी चली गई और ट्रेसी जन्म से ही सुपर पावर के साथ पैदा हुई। जैसे ही टेलियोस को इसके बारे में पता चला, उन्होंने ट्रेसी को पकड़कर उस पर एक्सपेरिमेंट करने का फैसला कर लिया। आर्ट अपनी बेटी को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कंपनी के लोग उनका पीछा करने लगते हैं। भागते भागते उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। आर्ट कार में फंस जाता है और हिल तक नहीं पाता। उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी को जबरदस्ती उठा लिया जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। ये कहानी बताते बताते आर्ट फिर उन्हीं यादों में खो जाता है और उसकी कार तेजी से अनियंत्रित होकर सड़क पर दौड़ने लगती है। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी, लेकिन तभी रॉबिन जोर से चिल्लाकर उसे होश में ले आती है और दोनों बाल बाल बच जाते हैं। कुछ देर बाद वो आखिरकार उस जगह पहुंच जाते हैं जहां प्रेजेंटेशन होने वाली थी। आर्ट रॉबिन को बाहर इंतजार करने के लिए कहता है और खुद अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर घुसने की कोशिश करता है, एक गार्ड उसे रोक लेता है, क्योंकि उसका नाम गेस्ट लिस्ट में नहीं था। लेकिन अगले ही पल आर्ट अचानक उस गार्ड को बेहोश कर देता है। गार्ड के कागजों में उसे टेलियोस कंपनी का कार्ड मिलता है। अब आर्ट को यकीन हो जाता है कि इस पूरे खेल के पीछे वही कंपनी है। इसके बाद वो गार्ड की जैकेट पहनकर चुपचाप प्रेजेंटेशन के अंदर घुस जाता है। अंदर बिगी एक खतरनाक साउथ अमेरिकन कार्टेल लीडर को पावर के बारे में समझा रहा था। वो कहता है कि उनका लक्ष्य इंसानों को विकास की अगली स्टेज तक पहुंचाना है। उन्होंने अलग अलग जानवरों के डीएनए से उनकी सबसे खतरनाक क्षमताएं निकाली है, ताकि इंसानों को भी वही ताकत दी जा सके, और अगर उन्हें सही इन्वेस्टमेंट मिल गया तो एक दिन वो पावर का स्थायी वर्जन भी बना लेंगे। उधर बाहर फ्रैंक आखिरकार रॉबिन को ढूंढ लेता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि आर्ट ही पावर के पीछे का असली आदमी है, लेकिन रॉबिन अब आर्ट की सच्चाई जान चुकी थी, इसलिए वो फ्रैंक की बात मानने से इनकार कर देती है। वहीं अंदर बिगी एक महिला को टैंक के अंदर जाने के लिए कहता है और उसे पावर लेने को देता है। कुछ सेकंड में उस महिला की त्वचा बर्फ जैसी ठंडी होने लगती है। अब वो अपने शरीर का तापमान कंट्रोल कर सकती थी। वो मजे से अपनी बर्फीली सांस कांच पर छोड़ती है। उसी दौरान आर्ट चुपचाप एक बारटेंडर के पास पहुंचता है और बर्फ की मूर्ति से उसका गला घोटकर उसे मार देता है। इसके बाद आर्ट एक ट्रे के नीचे बंदूक छुपाकर सीधे बिगी के सामने पहुंच जाता है, लेकिन बिगी तुरंत उसे पहचान लेता है। आर्ट उसे बंदूक दिखाकर धमकाने लगता है। तभी अचानक एक कर्मचारी को बारटेंडर की लाश दिखाई दे जाती है और वो जोर से चिल्ला उठता है। स्थिति बिगड़ते देख आर्ट तुरंत उस कर्मचारी को पकड़कर बंधक बना लेता है। कमरे में मौजूद कई लोग अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं। आर्ट बिगी को मारने की धमकी देता है, लेकिन कार्टेल लीडर को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वो पावर से भरा केस लेकर वहां से निकलने की कोशिश करती है। तभी बिगी के आदमी उसे रोकने पहुंच जाते हैं। उनमें से एक आदमी जल्दी से पावर की डोज लेता है, लेकिन अगले ही सेकंड उसका शरीर अंदर से फट जाता है। उस धमाके के साथ ही पूरे हॉल में गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। बिगी और कार्टेल के लोग
लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। चारों तरफ चीखें, गोलियां और खून फैल जाता है। आर्ट भी इस लड़ाई में कूद पड़ता है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसे खत्म करने लगता है। किसी तरह कार्टेल लीडर के 2 बॉडीगार्ड उसे बचाकर बाहर निकाल लेते हैं। उधर बिगी भी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन भागते समय उसका टैबलेट नीचे गिर जाता है। उधर लड़ाई के बीच अचानक वो बड़ा टैंक खराब होने लगता है जिसमें बर्फ जैसी ताकत पाने वाली महिला बंद थी। मशीन धीरे धीरे कंट्रोल खोने लगती है और उसी के साथ उस महिला की पावर भी बेकाबू हो जाती है। वो दर्द से जोर जोर से चीखने लगती है, जबकि उसका बॉयफ्रेंड घबराकर टैंक का कांच तोड़ने की कोशिश करता है। वो पूरी ताकत से टैंक पर लात मारता है, लेकिन कांच टूटता ही नहीं। तभी आर्ट उस आदमी को पकड़कर बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है, जबकि दूसरी तरफ बिगी लगातार मौका देखकर भागता जा रहा था। उधर उस महिला की हालत और भी खराब होने लगती है। धीरे धीरे बर्फ उसके पूरे शरीर पर फैलने लगती है। पहले उसके हाथ जमते हैं, फिर चेहरा, और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर बर्फ की मूर्ति बन जाता है। कुछ ही सेकंड बाद उसकी मौत हो जाती है। ये भयानक नजारा देखकर आसपास मौजूद लोग डर से कांपने लगते हैं। इसी बीच आर्ट आखिरकार बिगी को पकड़ लेता है और गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर जोर जोर से पूछने लगता है कि उसकी बेटी ट्रेसी कहां है। दर्द से चीखते हुए बिगी आखिरकार सच बोल देता है। वो बताता है कि तस्वीर में दिख रही महिला डॉक्टर गार्डनर है, जो इस पूरे प्रोजेक्ट की हेड है, और उसके साथ मौजूद गंजा आदमी वॉलेस है, जिसने ट्रेसी को उठाया था। बिगी ये भी बताता है कि पूरा ऑपरेशन जेनेसिस नाम के जहाज से चल रहा है। तभी अचानक वहां फ्रैंक पहुंच जाता है और आर्ट को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल आर्ट उसका हथियार छीन लेता है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। दोनों रॉबिन को लेकर एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक पीछे से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। बिगी ने चुपके से पावर की एक डोज ले ली थी। अगले ही सेकंड उसका शरीर तेजी से बदलने लगता है। उसकी हड्डियां टूटने लगती है, शरीर कई गुना बड़ा हो जाता है और देखते ही देखते वो एक विशाल राक्षस बन जाता है। उसका सिर छत से टकराता है और पूरा हॉल हिलने लगता है। फ्रैंक और आर्ट उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। अब वो इंसान नहीं, एक चलता फिरता दानव बन चुका था। स्थिति बिगड़ते देख आर्ट तुरंत भागने लगता है और फ्रैंक भी फिसलते हुए बिगी के पैरों के नीचे से निकलकर उसके पीछे दौड़ पड़ता है। दोनों एक पीछे वाले कॉरिडोर में पहुंच जाते हैं। भागते समय आर्ट रास्ते में रखे कई गैस सिलेंडरों के वाल्व खोल देता है, जबकि फ्रैंक जल्दी से पावर की एक और डोज जेब में डाल लेता है। कुछ सेकंड बाद दोनों बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तभी आर्ट पीछे मुड़कर गैस सिलेंडरों पर गोली चला देता है। अगले ही पल इतना बड़ा धमाका होता है कि पूरी बिल्डिंग आग के गोले में बदल जाती है। धमाके की शॉक वेव सड़क तक पहुंचती है और कुछ देर बाद बिगी का कटा हुआ विशाल हाथ उड़कर एक कार के ऊपर आ गिरता है। सब कुछ खत्म होने के बाद फ्रैंक आखिरकार आर्ट को गिरफ्तार कर लेता है। रॉबिन उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन आर्ट सिर्फ इतना कहता है कि वो घर चली जाए। रॉबिन मजबूरी में अपनी बाइक लेकर वहां से निकलने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर पुलिस वालों के बीच खड़े वॉलेस पर पड़ती है, वही गंजा आदमी जिसे उसने आर्ट की तस्वीर में देखा था। रॉबिन तुरंत समझ जाती है कि ट्रेसी को उठाने वाला यही आदमी है, इसलिए वो चुपचाप उसका पीछा करने लगती है। उधर आर्ट रास्ते में फ्रैंक से कहता है कि कुछ ही सेकंड में उसका कप्तान फोन करके उसे स्टेशन की जगह कहीं और जाने का आदेश देगा, और ठीक वैसा ही होता है। फोन आते ही फ्रैंक समझ जाता है कि उसका कप्तान भी टेलियोस कंपनी के खरीदे हुए लोगों में शामिल है। अब आखिरकार फ्रैंक आर्ट की बात ध्यान से सुनता है। आर्ट उसे बताता है कि उसकी बेटी ट्रेसी ही वो नमूना थी जिसकी मदद से पावर बनाई गई, और अगर उन्हें नहीं रोका गया तो ये खतरनाक ड्रग पूरी दुनिया में फैल जाएगी। अब दोनों पहली बार एक दूसरे पर भरोसा करने का फैसला करते हैं। वे मिलकर एक प्लान बनाते हैं, इसलिए जब टेलियोस के लोग उनकी गाड़ी को घेरते हैं तब तक फ्रैंक वहां से गायब हो चुका था। इसके बाद आर्ट को जेनेसिस जहाज पर ले जाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात डॉक्टर गार्डनर से होती है, वही औरत जिसने सेना के दिनों में उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे। उधर रॉबिन भी छुपकर जहाज के आसपास पहुंच चुकी थी। कुछ देर बाद फ्रैंक भी वहां पहुंचता है और रॉबिन को देखकर गुस्से में आ जाता है। दोनों के बीच बहस होती है, लेकिन समय बहुत कम था, इसलिए फ्रैंक उसे एक खास ईयरबड देता है ताकि वो बाहर रहकर जहाज पर नजर रख सके और उसे जानकारी देती रहे। इसके बाद फ्रैंक पावर की एक डोज लेता है और सीधे गार्ड की तरफ बढ़ता है।
गार्ड उसे देखते ही गोली मार देता है और उसे मरा हुआ समझकर दरवाजा खुला छोड़कर चला जाता है। लेकिन कुछ सेकंड बाद फ्रैंक फिर से उठ खड़ा होता है। उसकी पावर ने उसे बचा लिया था। हालांकि अंदर घुसते समय उसका ईयरबड नीचे गिर जाता है, फिर भी वो चुपके से पीछे से हमला करके गार्ड को बेहोश कर देता है। उधर रॉबिन कनेक्शन टूटने की वजह से घबरा जाती है। मजबूर होकर वो खुद जहाज के अंदर घुसने का फैसला करती है और एक वैन के अंदर छुप जाती है जिसे जहाज पर चढ़ाया जा रहा था। जहाज के अंदर पहुंचने के बाद रॉबिन कंट्रोल रूम तक पहुंच जाती है। वहां उसे कई स्क्रीन दिखाई देती हैं और दूसरी तरफ फ्रैंक कुछ बेहोश कर्मचारियों को हथकड़ी लगा रहा था। उसी समय मॉनिटर पर वो लोग दिखाई देते हैं जो आर्ट को लेकर अंदर जा रहे थे। उन्हें अंदर आने के लिए दरवाजा खोलना था, इसलिए रॉबिन एक बटन दबा देती है ताकि किसी को शक ना हो। तभी दोनों को पता चलता है कि कंट्रोल रूम से पूरे जहाज का नक्शा और हर दरवाजे का कंट्रोल किया जा सकता है। फ्रैंक तुरंत बंदूक उठाता है और नया ईयरबड पहनकर रॉबिन से कहता है कि वो उसे रास्ता बताए, जबकि वो आर्ट को बचाने जाएगा। जैसे ही फ्रैंक वहां से निकलता है, रॉबिन सुरक्षा के लिए भारी दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन उसी पल पूरे जहाज में अलार्म बजने लगते हैं। वॉलेस पावर की डोज लेता है और अपनी राक्षसी ताकत से दरवाजे तोड़ना शुरू कर देता है। उधर रॉबिन अलग अलग स्क्रीन देखते हुए अचानक ट्रेसी को खोज लेती है, लेकिन उसी चक्कर में उसका ध्यान हट जाता है और तभी पावर वाला एक गार्ड फ्रैंक पर हमला कर देता है। वो सेकंडों में फ्रैंक की बंदूक छीन लेता है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन फ्रैंक को जल्दी ही पता चलता है कि उस आदमी का शरीर रबर जैसा है। उस पर मुक्कों और गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। लड़ाई के दौरान फ्रैंक का ईयरबड फिर से गिर जाता है। अब रॉबिन को कंट्रोल रूम के स्पीकर से उससे बात करनी पड़ती है, लेकिन इसी वजह से वॉलेस को उसकी लोकेशन मिल जाती है और वो दरवाजा तोड़ना शुरू कर देता है। उधर रबर वाला आदमी फ्रैंक को अपने शरीर में जकड़ लेता है। ऐसा लग रहा था कि अब फ्रैंक बच नहीं पाएगा, लेकिन आखिरी सेकंड पर फ्रैंक जोरदार मुक्का मारकर खुद को छुड़ा लेता है और उस आदमी को घसीटते हुए एक दरवाजे तक ले जाता है। रॉबिन तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। उस आदमी का हाथ दरवाजे में फंस जाता है और अब पावर का असर खत्म होते ही उसका हाथ टूटने वाला था। उसी समय वॉलेस आखिरकार भारी दरवाजा तोड़ देता है, लेकिन अंदर पहुंचकर वो देखता है कि रॉबिन कंप्यूटर पर कुल्हाड़ी मारकर उसे पूरी तरह नष्ट कर चुकी है और इमरजेंसी हैच से भाग चुकी है। धीरे धीरे जेनेसिस जहाज समुद्र की तरफ चलने लगता है। उधर फ्रैंक एक और डोज लेकर अपनी बंदूक वापस उठाता है और आर्ट को खोजने निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ आर्ट गार्ड्स को बताता है कि उसके मुंह में पहले से ही पावर की डोज छिपी हुई है। वो उन्हें डराता है कि अगर उन्होंने उसे नहीं छोड़ा तो उसकी ताकत सबको मार सकती है। ये सुनते ही गार्ड घबरा जाते हैं और आखिरकार उसे खोल देते हैं। उसी समय वॉलेस और फ्रैंक दोनों एक साथ आर्ट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वॉलेस बिना एक पल गवाए पूरी ताकत से फ्रैंक के चेहरे पर मुक्का मारता है, जिससे फ्रैंक दूर जाकर गिर पड़ता है और फिर वो गुस्से से भरी आंखों के साथ धीरे धीरे आर्ट की तरफ बढ़ने लगता है। फ्रैंक जमीन पर गिरते हुए अपनी बंदूक आर्ट की तरफ फेंक देता है और अगले ही पल आर्ट हवा में बंदूक पकड़कर लगातार 2 गोलियां वॉलेस के सीने में दाग देता है, जिससे वॉलेस वहीं तड़पते हुए जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उधर दूसरी तरफ रॉबिन अकेले जहाज के लैब एरिया में पहुंच चुकी थी और तभी उसे किसी गार्ड के कदमों की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो तुरंत एक कोने में छुप जाती है और सही मौके का इंतजार करने लगती है। जैसे ही गार्ड उसके सामने से गुजरता है, रॉबिन पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देती है और फिर उसकी जेब से की कार्ड निकालकर आखिरकार लैब के अंदर पहुंच जाती है। लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस कमरे में ट्रेसी मौजूद थी और उसके शरीर पर एक्सपेरिमेंट के गहरे निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे उसे सालों तक इंसान नहीं बल्कि किसी जानवर की तरह इस्तेमाल किया गया हो। शुरुआत में ट्रेसी डर कर रॉबिन से दूर हट जाती है, लेकिन जैसे ही रॉबिन उसे बताती है कि उसका पिता आर्ट उसे बचाने आया है, ट्रेसी की आंखों में पहली बार खुशी चमकने लगती है। तभी अचानक डॉक्टर गार्डनर ट्रेसी को खोजते हुए वहां पहुंच जाती है, लेकिन रॉबिन और ट्रेसी जल्दी से नीचे बने एक हैच के अंदर छुप जाती हैं और किसी तरह पकड़े जाने से बच जाती हैं। कुछ सेकंड बाद दोनों चुपचाप वहां से भाग निकलती है और भागते समय ट्रेसी गलती से एक सूखे पौधे को छू देती है, जिसके बाद वो मरा हुआ पौधा अचानक फिर से हरा भरा हो जाता है। यह देखकर रॉबिन समझ जाती है कि ट्रेसी की शक्तियां सिर्फ तबाही फैलाने के लिए नहीं थी, बल्कि वो जिंदगी वापस देने की
ताकत भी रखती थी। कुछ देर बाद दोनों जहाज के डेक पर पहुंचती हैं, जहां आखिरकार ट्रेसी अपने पिता आर्ट को सामने देखती है और अगले ही पल आर्ट दौड़कर अपनी बेटी को जोर से गले लगा लेता है। इतने सालों बाद अपनी बेटी को वापस पाकर आर्ट की आंखें भर जाती हैं, क्योंकि वो पल उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसके बाद पूरा ग्रुप जहाज से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन तभी अचानक उनके सामने एक खतरनाक गार्ड आ जाता है, जिसकी पावर इतनी डरावनी थी कि वो अपनी हड्डियों को शरीर से बाहर निकालकर हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता था। अगले ही पल उनके बीच जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है और वो गार्ड अपनी तेज हड्डियों से आर्ट की बंदूक को बीच से काट देता है। अब मजबूर होकर आर्ट पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाता है और उसी से उसका सामना करने लगता है। उधर फ्रैंक रॉबिन और ट्रेसी को लेकर लाइफ बोट की तरफ भागने लगता है, जबकि पीछे से कई गार्ड लगातार उन पर गोलियां चला रहे थे। लेकिन फ्रैंक अपने शरीर को ढाल बनाकर दोनों लड़कियों को बचाता रहता है। तभी रॉबिन पीछे मुड़कर देखती है कि आर्ट अभी भी खतरे में फंसा हुआ है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे वापस उसकी मदद करने दौड़ पड़ती है। रॉबिन ऊपर लटका हुआ एक भारी हुक खोल देती है, जो सीधे उस गार्ड के ऊपर जाकर जोरदार टक्कर मारता है और वो कुछ सेकंड के लिए लड़खड़ा जाता है। बस यही मौका देखकर आर्ट उस गार्ड की अपनी ही हड्डी उठाता है और पूरी ताकत से उसके शरीर में घोंप देता है, जिससे उसकी वहीं दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद आर्ट तेजी से लाइफ बोट की तरफ भागता है ताकि बाकी लोगों के साथ जहाज से निकल सके, लेकिन तभी कुछ गार्ड रॉबिन को पकड़ लेते हैं और डॉक्टर गार्डनर सामने आकर कहती है कि अगर उन्हें ट्रेसी दे दी जाए तो वो रॉबिन की जान बख्श देगी। ये सुनते ही आर्ट धीरे धीरे आगे आता है और फिर आखिरी बार पावर की एक डोज अपने मुंह में डाल लेता है, लेकिन इस बार उसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि उसे पिस्टल श्रिम्प जैसी शक्ति मिली थी। अगले ही पल उसके हाथों से इतनी तेज और गर्म शॉकवेव निकलने लगती है कि आसपास का पानी तक भाप बन जाता है और उसकी ताकत से पूरा जहाज कांपने लगता है। आर्ट उन शक्तियों का इस्तेमाल करके कुछ ही सेकंड में सारे गुंडों को खत्म कर देता है और पूरा डेक तबाही में बदल जाता है। रॉबिन सही समय पर छलांग लगाकर खुद को बचा लेती है, जबकि ऊपर रखे भारी कंटेनर टूटकर नीचे गिरने लगते हैं और उसी दौरान एक विशाल क्रेन सीधे डॉक्टर गार्डनर के ऊपर आ गिरती है, जिससे उसी पल टेलियोस का पूरा खेल खत्म हो जाता है। लेकिन इतनी भयानक शक्ति इस्तेमाल करने की वजह से आर्ट का शरीर जवाब देने लगता है और वो कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ता है। ऐसा लग रहा था कि अब उसकी मौत तय है, क्योंकि उसका शरीर इतनी ताकत सहन नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी ट्रेसी दौड़कर अपने पिता के पास आती है और अपने हाथ उसके शरीर पर रख देती है। अचानक उसकी शक्तियां काम करने लगती है और धीरे धीरे आर्ट के सारे घाव भरने लगते हैं। ट्रेसी अपनी ताकत से अपने पिता को मौत के मुंह से वापस खींच लाती है। अब आखिरकार पूरा ग्रुप लाइफ बोट में बैठकर उस जहाज से दूर निकलने में कामयाब हो जाता है। कुछ समय बाद आर्ट फ्रैंक को बताता है कि वो ट्रेसी के साथ कहीं दूर जाकर नई जिंदगी शुरू करने वाला है, जहां कोई उन्हें ढूंढ ना सके। दूसरी तरफ फ्रैंक फैसला करता है कि वो इस पूरे मामले की सच्चाई एक पत्रकार तक पहुंचाएगा, ताकि पुलिस और टेलियोस कंपनी की सारी भ्रष्ट सच्चाई दुनिया के सामने आ सके। उधर रॉबिन भी अपनी मां के पास वापस लौट आती है और आर्ट उसके लिए काफी पैसे छोड़ दिया था। रॉबिन अपनी मां से वादा करती है कि अब वो उनका ख्याल रखेगी और जिंदगी को एक नया मौका देगी। भाई लोग, आप कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसी है और क्या कमी है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं एक नई वीडियो में।